कराची यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस के लॉ स्टूडेंट्स, अगर आप इजी नोट्स बाय करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप से बाय करें। जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के बारे में सारा कुछ आर्टिकल 199, 199A और 201 से लेकर 203 तक बताया गया है। इसके अंदर एक क्वेश्चन भी आया है, वो है एक्सप्लेन द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल 199, 199A एंड 201 to 203। इन तमाम आर्टिकल्स के बारे में पूछा जा रहा है कि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बारे में बताएं। फिर आता है इंट्रोडक्शन। द हाई कोर्ट आर द हाईएस्ट कोर्ट्स एट दी प्रोविजनल लेवल। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं जैसे कि कराची, पंजाब, सिंध, केपी के जितने भी प्रोविंसेस हैं इन सब में उनकी अपनी अपनी हाई कोर्ट्स बनी हुई हैं। तो ये सारी हाई कोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन प्रोविंसेस के इलाकों में, क्योंकि इनके होने से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड रहता है, इंसानों के राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल में रहती है और यही हाई कोर्ट्स अपने इलाकों में जो लोअर कोर्ट्स हैं उन पर नज़र भी रखती है। यानी कि अगर केपीके में हाई कोर्ट है तो केपीके में और भी जो छोटी कोर्ट्स हैं जो हाई कोर्ट से छोटी हैं, तो केपीके की जो हाई कोर्ट है वो अपने इलाके की कोर्ट्स पर नज़र रखेगी, चेक करेगी। यही चीज़ बाकी हाई कोर्ट्स में भी होता है। इसकी सारी पावर्स आपको आर्टिकल 199, 199A से लेके 201 से 203 में मिल जाएगा। फिर आता है हमारे पास मीनिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि कोर्ट के पास लॉ की तरफ से पावर आना कि वो केसेस को डील कर सके। हाई कोर्ट के पास कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन है? सबसे पहली जुरिस्डिक्शन है इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन। इस लाइन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हाई कोर्ट को जो जो पावर्स दी गई हैं वो सारी होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद वो पावर्स दी हैं। फिर आती है रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन की भी पावर्स खास तौर पे हाई कोर्ट को मिली हैं। फिर एक और चीज़ आती है वो है अपेलेंट जुरिस्डिक्शन। अपेलेंट का मतलब है अपील के केसेस भी हाई कोर्ट में जाते हैं। अपील का मतलब ये है कि लोअर कोर्ट में अगर कोई डिसीजन सही से नहीं लिया गया तो जो पार्टी है जिसका केस गया था लोअर कोर्ट में वो पार्टी हाई कोर्ट में जाके अपील भेज देगी और फिर हाई कोर्ट उस अपील के अकॉर्डिंग केस स्टार्ट कर देगी। इसको कहते हैं अपेलेंट जुरिस्डिक्शन की पावर होना कि अपील केसेस सुन सके, अपील वाले केसेस को चेक कर सके। फिर आता है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन की पावर्स होती हैं जो कि लोअर कोर्ट में नॉर्मली नहीं है, हाई कोर्ट के पास ये होंगी। ऐसी क्यों पावर्स इनको दी गई हैं? क्योंकि हाई कोर्ट के नीचे भी जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट ही उनको कंट्रोल करती है, चेक करती है। जो कि छोटी छोटी कोर्ट्स बनाई जाती हैं इन सबको हाई कोर्ट चेक करती है। फिर आता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में ये बताया गया है कि आर्टिकल 199 में ये बताया है कि जुरिस्डिक्शन एंड रिट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, ये सारा आर्टिकल 199 में बताया। फिर है आर्टिकल 199A जिसमें यह बताया गया कि हाई कोर्ट को फेयर ट्रायल एंड जस्टिस के हिसाब से ही डिसीजन लेना चाहिए। फिर आता है आर्टिकल 201 यानी कि 201 जिसमें बताया गया कि हाई कोर्ट डिसीजंस कैसे लेगी। फिर आता है आर्टिकल 202 जिसमें यह बताया गया रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, यानी कि किस प्रोसीजर को फॉलो करके हाई कोर्ट को डिसीजन लेने हैं। फिर आता है आर्टिकल 203 एक्टिंग एंड एडिशनल जजेस, यानी कि एक्टिंग एंड एडिशनल जजेस के बारे में आपको इन आर्टिकल्स में मिलेगा। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास आर्टिकल 199 जिसमें आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिट जुरिस्डिक्शन की पावर्स, यानी कि जितनी भी रिट्स हैं वो सारी इसके अंदर बताई जाएंगी। सबसे पहले इसमें लिखा ये गया है अंडर आर्टिकल 199 हाई कोर्ट कैन इशू ऑर्डर्स एंड रिट्स टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंश्योर दैट अथॉरिटीज़ एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। बेसिकली आर्टिकल 199 ये कहता है कि ये जो पावर है रिट वाली ये हाई कोर्ट को इसलिए दी गई ताकि ये इन रिट की पावर की मदद से हाई कोर्ट लोगों को इंसाफ दे सके, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट कर सके और जो डिफरेंट इदारे हैं उनसे सवाल पूछ सके। इस तरह से रिट पिटिशंस को ये यूज़ करते हैं। इस तरह की बहुत सी रिट पिटिशंस है जो आगे आएंगी। हाई कोर्ट कैन एक्ट व्हेन, अब यहाँ पे हाई कोर्ट कब अपनी रिट पिटिशन की ऑर्डर को नाफिज कराती है लोगों पे? जब गवर्नमेंट गलत काम कर रही हो, इलीगल एक्ट्स कर रही हो, यहाँ पे लिखे गवर्नमेंट एक्शंस आर इलीगल, या फिर फंडामेंटल राइट्स किसी इंसान के वायलेट हों तब यूज़ करती है अपने रिट पिटिशन की पावर हाई कोर्ट। उसके अलावा अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड, या किसी बंदे को गलत तरीके से कोई कैद करके अपने घर में रखे या किसी एरिया में रखे तो ये भी यहाँ पे भी हाई कोर्ट अपनी पावर्स रिट की यूज़ करती है। उसके अलावा पब्लिक अथॉरिटीज़ फेल टू परफॉर्म द लीगल ड्यूटीज़, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट में जितने बंदे बैठे हुए हैं
वो अपनी ड्यूटी नहीं सही से परफॉर्म कर रहे या जान के नहीं ड्यूटी परफॉर्म कर रहे, तो वहाँ पे भी हाई कोर्ट अपने रिट पिटिशंस को यानी कि रिट की पावर्स को यूज़ करती है, जो कि 199 में बताई गई हैं। अब वो रिट की कौन सी पावर्स हैं उसको हम टाइप्स में देखते हैं। ये रिट की पावर्स हैं जो कि हाई कोर्ट के पास हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है हमारे पास हबी कर्पस की रिट। इस वाली रिट में ये बताया जाता है, इट प्रोटेक्ट्स पर्सनल लिबर्टी एंड इज़ यूज्ड अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, यानी कि अगर किसी बंदे को कोई उठा के ले जाता है और कहीं कैद कर लेता है, और वो बंदा जिसको उठा के कोई ले गया है, कैप्चर कर लिया है, उससे आप कहते हो कि इसको रिहा करो, वो बंदा छोड़ता ही नहीं है, उसको कैद करके रखता है, वो आपकी बात नहीं मान रहा, तो फिर आप कोर्ट के पास जाते हो, हाई कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट फिर उस बंदे के ऊपर हबी कर्पस की रिट नाफिज करती है और उसे कहती है कि जिस बंदे को तुमने कैद किया हुआ है उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर कोर्ट में नहीं लाओगे तो हम तुम्हें भी उठा लेंगे और साथ में उस बंदे को भी रिहा करके कोर्ट में ले आएंगे। तो इस तरह से कोर्ट मदद करते हैं ऐसे लोगों की जिनको गलत तरीके से कोई कैद कर लेता है। फिर आता है मैंडेमस की रिट। जो रिट ऑफ मैंडेमस है, इसका फ़ायदा क्या है? इट ऑर्डर्स अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स लीगल ड्यूटी। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का कोई इदारे में जो बंदा बैठा हुआ है वो अगर आपका काम नहीं करके दे रहा तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जाके शिकायत करो, तो कोर्ट फिर उस बंदे के ऊपर रिट ऑफ मैंडेमस नाफिज करेगी, उस अथॉरिटी में बैठे बंदे को कहेगी कि आप इस बंदे का काम क्यों नहीं करके दे रहे। ये है रिट ऑफ मैंडेमस का काम। फिर आगे आता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन हाई कोर्ट तब नाफिज करेगी किसी पे जब हाई कोर्ट किसी को रोकना चाहे। प्रोहिबिशन को उर्दू में कहते हैं रोकना, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन हाई कोर्ट सिर्फ तभी नाफिज करती किसी इंसान पे या किसी इदारे पे जब वो हाई कोर्ट उस इदारे को रोकना चाहे कुछ करने से। तो यहाँ पे लिखा भी इस तरह से है, इट स्टॉप्स द लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड देयर अथॉरिटी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को रोक सकती हैं कि आप अपनी लिमिट में रह के काम करें। इस तरह से भी रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूज़ कर सकती है हाई कोर्ट, या फिर किसी इंसान या किसी अथॉरिटी को रोकने के लिए भी रिट ऑफ प्रोहिबिशन इस्तेमाल हो सकती है। फिर आता है रिट ऑफ सेरेटेरियो। रिट ऑफ सेरेटेरियो का मतलब है इट कैंसल्स अनलॉफुल डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल। अगर हाई कोर्ट को लग रहा है कि लोअर कोर्ट के जो ट्राइब्यूनल्स एंड कोर्ट्स बनी है, वो जो लोअर कोर्ट्स हैं वो अगर गलत डिसीजंस ले रही हैं या फिर इस तरह से डिसीजंस ले रही हैं जो सही नहीं है, तो फिर वहाँ पे हाई कोर्ट रिट ऑफ सेरेटेरियो नाफिज करती है अपनी ही छोटी लोअर कोर्ट के ऊपर कि आप इस केस को हमारी तरफ डाइवर्ट कर दें क्योंकि आप लोग इस केस को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे। फिर आता है रिट ऑफ क्यू वारंटो। रिट ऑफ क्यू वारंटो में हाई कोर्ट सवाल पूछती है गवर्नमेंट के इदारे वाले बंदों से कि आप किस ओहदे के अकॉर्डिंग क्या हासिल करके इस इदारे में बैठे हैं, क्योंकि ये ऐसा इसलिए करती है हाई कोर्ट कि अगर हमें शक हो जाए कि ये गवर्नमेंट का इदारे में जो पर्सन बैठा है ये सही से वर्क नहीं कर रहा, शायद इसके पास डिग्री नहीं है, शायद इसको पता नहीं है काम का, तो इस तरह से आप खुद तो उनसे पूछ नहीं सकते, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो पूछ सकती है क्योंकि उनके पास ये ताकत है। फिर आगे आता है हमारे पास पावर ऑफ हाई कोर्ट। अब पावर ऑफ हाई कोर्ट्स क्या क्या हैं? इसमें सबसे पहला नंबर पे आएगा जुडिशल रिव्यू, कि हाई कोर्ट के पास जुडिशल रिव्यू की बिल्कुल वैसी ही पावर्स हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास। जुडिशल रिव्यू की पावर्स का मतलब है कि हाई कोर्ट गवर्नमेंट के इदारों पे सवाल खड़े कर सकती है कि गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, क्यों एक्शन ले रही है, क्या वो एक्शन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हैं कि नहीं। ये होता है गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर सवाल खड़े करती है, तो उसको कहते हैं जुडिशल रिव्यू। फिर आता है हाई कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो इंसानों के राइट्स को प्रोटेक्शन दे। ये चीज़ आर्टिकल 199 में भी बताई गई है कि हाई कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो इंसानों के राइट को प्रोटेक्शन दे। फिर आगे आता है अपीलेंट जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट अपीलेंट जुरिस्डिक्शन भी इसके पास है कि अपील केसेस भी ये डिसाइड करती है। फिर आगे आता है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन की ये लोअर एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को गाइड करती है कि आपको किस तरह से काम करना है। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 201 जिसमें आएगा डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट। आर्टिकल 201 में ये बताया गया है डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट अब बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट कराची में बनी हुई है, तो कराची यानी कि सिंध के एरिया में जितने भी हाई कोर्ट के नीचे जो सबऑर्डिनेट छोटी कोर्ट्स होंगी, उन सब कोर्ट्स को चाहिए छोटी कोर्ट्स को कि हाई कोर्ट के डिसीजंस को फॉलो करें। वैसे ही केपीके के अंदर जो हाई कोर्ट बनाई जाएगी उसको चाहिए कि वो अपने लोअर कोर्ट की जो जितनी कोर्ट्स हैं उनको चाहिए कि सीनियर हाई कोर्ट को फॉलो करें, यानी कि जो हाई कोर्ट्स है वो फैसला अगर लेगी कोई भी डिसीजन का केपीके में, तो केपीके के इलाके में जितनी भी सबऑर्डिनेट छोटी कोर्ट्स होंगे उनको चाहिए कि वो अपने इलाके की हाई कोर्ट को फॉलो करें। तो यही भी बात यहाँ पे बताइए कि जिस इलाके में प्रोविंस में जो जो हाई कोर्ट है
वो जो डिसीजन लेंगी तो उनके लोअर कोर्ट्स को उसको फॉलो करना होगा। फिर आता है इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन जुडिशल डिसीजन। इट इंश्योर कंसिस्टेंसी इन जुडिशल डिसीजन का मतलब है कि इस तरह से जो इंसाफ है लोगों को लगातार मिलता रहेगा अगर हाई कोर्ट इस तरह से अच्छे से वर्क करेगी। फिर आता है आर्टिकल 202 रूल्स ऑफ प्रोसीजर। आर्टिकल 202 में ये बताया गया है कि हाई कोर्ट अपने खुद के लिए रूल्स एंड प्रोसीजर्स बना सकती है। दीज रूल्स हेल्प्स इन स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसका मतलब ये है कि इस तरह के जब रूल्स हाई कोर्ट बनाती है तो जस्टिस मिलना आसान हो जाता है, हर चीज़ बहुत स्मूथली वर्क करती है। फिर हमारे पास स्टार्ट हो जाता है आर्टिकल 203 यानी कि 203, जिसमें आता है एक्टिंग एंड एडिशनल जजेस। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 203, एक्टिंग एंड एडिशनल जजेस मे बी अपॉइंटेड व्हेन रिक्वायर्ड। इस लाइन का मतलब ये है कि जजेस के ऊपर अगर लोड ज़्यादा आ जाए और जजेस की ज़रूरत पड़े तो एक्टिंग और एडिशनल जजेस को रखा जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े। फिर आता है दिस हेल्प्स हाई कोर्ट कंटिन्यू देयर वर्क इफेक्टिवली। इस लाइन का मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट है अगर वो अपने साथ एक्टिंग या एडिशनल जजेस को रखेगी तो उनका फंक्शन बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क करता रहेगा, उनका काम और डिसीजन टाइम पे लिया जाएगा अगर और भी इस तरह के अच्छे जजेस को रखा जाए। फिर हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन। हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन से की क्या इंपॉर्टेंट है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये इंसानों को फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करता है इंसानों के, और उसके अलावा रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करता है। गवर्नमेंट अगर अपनी पावर्स को मिसयूज़ करिए तो ये हाई कोर्ट उन गवर्नमेंट के इदारों को कंट्रोल में रखता है कि वो अपने पावर्स को मिसयूज़ ना करें। इंश्योर फेयर जस्टिस। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट पूरी कोशिश करता है कि इंसाफ मिले सबको। सुपरवाइजर्स दी लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट सुपरवाइज करता है लोअर कोर्ट को। स्ट्रेंथन्स दी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। और इसकी मौजूदगी से गवर्नमेंट सिस्टम बहुत अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हाई कोर्ट को ये पावर्स देने का हमें ये फ़ायदा मिलता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। सिक्योरिटी ऑफ टेनर का मतलब ये है कि इनको कोई जॉब से नहीं निकाल सकता जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई और बात ना मैंशनड हो। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कि हाई कोर्ट को खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर्स दी हैं तो किसी और बंदे ने तो नहीं दी। हाई कोर्ट के सारी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, इसीलिए हाई कोर्ट की तमाम पावर्स पे कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। फिर आता है कंक्लूजन। जो भी ऊपर पड़ा है वो सारा शॉर्ट करके इसमें लिखना है।